जय हिंद और नमस्कार। ग्रोथ पॉइंट यूपीएससी के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम रिसर्च्ड एडिटोरियल एनालिसिस के इस सत्र में मैं ध्रुव जैनी आप सभी महत्वाकांक्षी छात्रों का एवं अन्य दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस कार्यक्रम के तहत हम लोग द हिंदू से एक महत्वपूर्ण लेख को देखेंगे। यह चयनित लेख है और इसी लेख के तहत जो इंडिया यूएस की जो भागीदारी होने वाली है भावी समय में, भविष्य में, उसको यहाँ एक्सप्लोर किया गया है, उसको यहाँ उजागर किया गया है। तो हम लोग यहाँ से कुछ तत्वों को देखेंगे, क्योंकि अगर सनदी सेवाओं की बात करें, सनदी सेवाओं के सिलेबस की बात करें, तो इसमें भारत की जो विदेश नीति है वो बहुत ही अहम रोल प्ले करती है हमारे सिलेबस में। साथ ही में बायलैटरल रिलेशंस विथ अदर नेशंस और उसमें भी बायलैटरल रिलेशन ऑफ इंडिया विथ यूएस, ठीक है। तो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। और यहाँ एक खास बात ये है कि जो आज के जो लेखक है, यह लेखक के द्वारा बहुत ही अच्छा संशोधन हमारे समक्ष रखा गया है। लेखक ने एक एक सेक्टर में जो पोटेंशियल है और उस पोटेंशियल को कैसे हार्वेस्ट किया जाए उसकी बात कही है, उसकी ब्लूप्रिंट हमें दी है। तो परीक्षा की दृष्टि से भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा कंटेंटफुल आज का लेख है, बहुत ही रिच कंटेंट है। और साथ ही में एक सामान्य नागरिक होने के नाते भी भारत व अमेरिका, जो कि विश्व की आज महासत्ता है, उन दोनों के देशों के बीच में संबंधों को यहाँ एक्सप्लोर किया गया है। तो सामान्य व्यक्तियों के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। जैसे इसका टाइटल में दृश्यमान है, रोबुस्ट इकोनॉमिक रिलेशनशिप, यानी कि एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही सक्षम, बहुत ही, आप समझ लीजिए कि स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक रिलेशनशिप किसके साथ, तो इकोनॉमिक जायंट के साथ, यानी कि यूएस के साथ, यानी कि अमेरिका के साथ, जो कि आज विश्व में आर्थिक दृष्टि से देखें तो एक महासत्ता समान ही देश है और पिछले कई वर्षों से है, एक तरह से उसका इजारा है, यानी कि उसकी मोनोपोली है। तो भारत व यूएस के जो संबंध है, आर्थिक संबंध, वो कैसे रहेंगे उसको लेकर यहाँ लेखक ने बात की है। अगर कवर की बात करें तो जैसे दृश्यमान है, कवर सिंपल है, एक बाजू अमेरिका का फ्लैग है, दूसरी बाजू इंडिया का है। यह सिंपली बायलैटरल टाइज को रिकॉग्नाइज करता है, उसको उसका जो सिंबल है, उसका चिन्ह है। तो देखेंगे भारत व यूएस में कौन कौन से ऐसा पोटेंशियल है, कौन कौन से क्षेत्रों में, जिसको हम लोग हार्वेस्ट करके हमारा आगे का भविष्य जो है वो अच्छा बना सके, विकसित बना सके। साथ ही में यूनाइटेड स्टेट्स में जो नया प्रशासन निर्वाचित हुआ है, यह प्रशासन का भी भारत को लेकर क्या रुख रहेगा, उसको भी यहाँ हम लोग आगे देखने का प्रयास करेंगे। पूरी चर्चा की शुरुआत लेख की तस्वीर से करेंगे। द हिंदू में छपा आज का लेख है और लेखक का नाम है चंद्रजीत बैनर्जी, जो कि सीआईआई के डायरेक्टर जनरल है, सीआईआई के महानिर्देशक है, यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो एक प्रकार से आप समझ लीजिए कि इंडस्ट्री का आवाज़ है आज इस लेख में। और जो इंडस्ट्री जो सोच रही है, वहाँ उनका जो मानस है वही यहाँ प्रतिबिंबित होता है। तो बहुत ही अच्छा लेख है और हमें बहुत ही अच्छे पहलू यहाँ से जानने को मिले हैं, बहुत ही अच्छे बिंदु जानने को मिले हैं। तो पूरा लेख हम लोग समझेंगे। बहुत ही अच्छा संशोधात्मक प्रबंध है अपने आप में। आमतौर पर यह हमारा एजेंडा रहता है, जिसमें सर्वप्रथम हम लोग लेख के निष्कर्ष की बात करते हैं, उसका उपसंहार देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि यह लेखक ने आज के समय इस विषय का चयन क्यों किया, ठीक है, और उसकी क्या महत्वता है। साथ ही लेख की महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे। या आमतौर पे हम लोग देखते हैं जो लेख में जो अच्छी बातें हैं, जो भविष्य की बातें हैं, जो हमें और कहीं जानने को नहीं मिलती, जो रिसर्च होता है लेखकों का, उनको हम लोग यहाँ लेते हैं और उनको भी समझने का प्रयास करते हैं। एंड विद दैट, अगर ज़रूरत लगे तो कुछ संशोधित तत्वों को भी हम लोग यहाँ ऐड करते हैं, ताकि हमारी जो तैयारियाँ हैं परीक्षा को लेके वो फुल प्रूफ यहीं से बन जाए। प्लस जैसे आपको मालूम है कि एडिटोरियल एनालिसिस, हम लोग यह एडिटोरियल्स को मात्र और मात्र एक सोल एडिटोरियल्स के रूप में नहीं देखते, मगर इसे हम एक प्रकार का प्रवेश द्वार के रूप में देखते हैं, एक प्रकार का गेटवे है। जनरल स्टडीज़ का गेटवे है आपका, ये करंट अफेयर्स का गेटवे है। और साथ ही में आंसर राइटिंग स्किल्स, कन्विंसिंग पावर, ऐसे राइटिंग स्किल्स इत्यादि चीज़ें यहाँ से डेवलप होती है। तो इसी दृष्टिकोण से यह कार्यक्रम हम लोग चलाते हैं और ये सारे उद्देश्य है। तो उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम लोग यह कार्यक्रम चलाते हैं। मात्र और मात्र एडिटोरियल्स की पढ़ाई करना विदाउट एनी काइंड ऑफ रेफरेंस, ठीक है, वो अपने आप में एक मूर्खता है। तो हम लोग यहाँ वो करने से बचते हैं और कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करते हैं। जो कोई भी चयनित लेख हो, चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, तो उसको हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करते हैं और हमारी जो ज़रूरियत है परीक्षा संबंधी, उसमें हम उसे फिट करते हैं। तो इसी के तहत आज भी यह चर्चा वैसे ही करेंगे। सबसे प्रथम निष्कर्ष की बात करेंगे, जिसमें देखेंगे कि लेखक ने क्यों आधार लिया है आज के दिन। साथ ही में लेख में जो महत्वपूर्ण बातें दी गई है उसको देखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि आज का लेख बहुत ही अच्छा है, बहुत ही उच्च कोटि का प्रबंध है, उच्च कोटि का संशोधित प्रबंध है। तो आज हमें
संशोधित तत्वों को यहाँ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। जो सारे तत्व जो हम लोग बात करने वाले हैं वो महत्वपूर्ण बातों में ही कर लेंगे। कुछ एक चीज़ें हैं जो कि मेरे तरफ से भी आपको यहाँ इनपुट के तौर पर मिलेगी, मगर उसे हम लोग क्लासीफाई नहीं करेंगे क्योंकि कम चीज़ें हैं, तो उसे क्लासीफाई करना मुझे लगता है कि एक अपने आप में समय की बर्बादी होगी। तो हम लोग यहाँ सारी चीज़ें महत्वपूर्ण बातों में देख लेंगे। तो कुल मिला के आज 2 बिंदुओं पर हमारी चर्चा रहेगी, जिसमें से सर्वप्रथम निष्कर्ष और उसके बाद लेख की महत्वपूर्ण बात है संशोधित तत्वों को हम लोग उसी में समाहित कर लेंगे, उसी में अभ्यास उसका कर लेंगे। अब अगर निष्कर्ष की बात करें तो यहाँ सबसे प्रथम तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमें सबको मालूम है कि यूनाइटेड स्टेट्स में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ है, ठीक है। जो अतरंगी डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन था वो अब निकल गया है और उसकी बजाय रिपब्लिकन्स का, आप समझ लीजिए कि जो बाइडेन प्रशासन है, जोई बाइडेन, उसने जगह ले ली है। जोई बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब देखना है कि यह नए निर्वाचित प्रशासन का रुख क्या रहेगा भारत को लेकर। तो यहाँ लेखक को लगता है और लेखक को ऐसी आशा है कि भारत के साथ यूएस जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से यूएस इंडिया संबंध बेहतर होंगे। लेखक को लगता है कि ये जो नया निर्वाचित प्रशासन है वो भारत के साथ बहुत ही अच्छा रुख रखेगा, भारत को अपने साथ लेके चलेगा, क्योंकि यूएस के भी फायदे हैं, अपने निजी फायदे हैं, जिससे भारत को फायदा होने वाला है। साथ ही में वैश्विक हित भी यहाँ आता है, क्योंकि अगर चाइना को टैकल नहीं किया गया, चाइना की जो एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी की जो रफ्तार है, अगर उसे कम नहीं किया गया, देन वो एक प्रकार का वैश्विक खतरा बनकर हमारे सामने आ सकता है, जिनसे भारत को भी नुकसानी है, यूनाइटेड स्टेट्स को भी नुकसानी है। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए भारत जो है उसकी महत्वता यूएस के लिए पिछले कुछ ही दशकों में कई गुना बढ़ गई है। ऐसा नहीं है कि रातों रात बढ़ी है, यह ग्रेजुअल प्रोसेस है। कुछ ही दशकों से हम लोग यूएस के करीब आ रहे हैं और यूएस को भारत का महत्व समझ आ रहा है। भारत का जो भौगोलिक स्थान है हिंद महासागर में, वो भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, रणनीतिक है। तो ये सारे मुद्दे हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे कारण है जिसकी वजह से यूएस का भारत जो है वो आज एक अच्छा मित्र बन सकता है और यूएस भारत को साथ में आगे लेकर चल सकता है। तो यहाँ लेखक को एक प्रकार से आशा दिख रही है कि यूएस और इंडिया को बूस्टी मिलेगा, इनके संबंधों को बूस्टी मिलने वाला है, उसमें कोई दो मत नहीं है। लेखक ने यहाँ सुस्पष्ट रूप से हमें कह दिया है। साथ ही में यहाँ लेखक ने यह भी कहा है कि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, कई सारे ऐसे क्षेत्र है जो पोटेंशियल है, जो सक्षम क्षेत्र है, मात्र और मात्र इसमें क्लोज कोऑपरेशन की ज़रूर है। इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में एक बहुत ही अच्छा कोऑपरेशन चाहिए, एक बहुत ही अच्छा सहयोग चाहिए। अगर ये सहयोग मिल गया तो भारत और यूएस के संबंधों को ऑल टाइम स्ट्रॉन्ग बनाने से कोई नहीं रोक सकता। ऑल टाइम स्ट्रॉन्ग जो कभी देखे ही नहीं थे। और हमें तो मालूम है कि सिंस इंडिपेंडेंस हम लोग ट्रेडिशनली अगर बात करें तो रशिया के साथ उसके मित्र रहे हैं। पहले यूएसएसआर के थे, फिर बाद में उसका विघटन हुआ, डिसइंटीग्रेशन हुआ 1991 में। तो उसके बाद हम लोग रशिया के साथ घुल मिल गए थे। मगर पिछले कुछ ही सालों में वैश्विक रूप से बहुत ही फेरफार आए, वैश्विक राजनीति में भी फेरफार आए, वैश्विक रणनीति में भी फेरफार आए, और उसके तहत भारत जो है वो अब रशिया से थोड़ा दूर हो गया और वहीं अमेरिका से थोड़ा करीब हो गया। हालांकि अभी भी हमारी जो निकटता है रशिया के साथ वो बनी हुई है, उसमें कोई शंका नहीं है। मगर भविष्य का कहना थोड़ा मुश्किल है। भविष्य में भारत जो है वो यूएस की तरफ जा सकता है, क्योंकि भारत के अपने हित यूएस में निहित है। तो अपने हितों को पूर्ण करने के लिए भारत यूएस की तरफ जा सकता है। वहीं रशिया जो है वो अब दुर्बल बन गया है। साथ ही में उसके भी नए पार्टनर्स आ गए हैं, जैसे चाइना। तो चाइना तो भारत का फर्स्ट टायर दुश्मन है, प्रथम कक्षा का दुश्मन है। तो ऐसे मामलों में भारत भी रशिया से थोड़ा दूर रहना पसंद करता है। तो इसी सिनेरियो में, इसी बीच भारत और यूएस जो है वे धीरे धीरे करीब आ रहे हैं और अलग अलग क्षेत्रों में, क्षेत्रों की श्रृंखलाएं है, यह क्षेत्रों में अपना जो सहकार है, द्विपक्षीय सहकार, वो बढ़ा रहे हैं। और लेखक ने कहा कि ये सहकार जो है वो बढ़ाना ही होगा। सहकार बढ़ने में ही दोनों देशों का फायदा है, साथ ही में वैश्विक हित भी उसमें शामिल है। तो ये पूरा निष्कर्ष का मुद्दा है। अब अगर आगे देखें तो हमें लेख की महत्वपूर्ण बातें देखनी है, जिसमें लेखक ने सर्वप्रथम द्विपक्षीय व्यापार से शुरुआत की
कि भारत और अमेरिका के बीच में भले ही पिछले कई सालों से, कई दशकों से हम लोग व्यापार कर रहे हैं, मगर जो पिछले 5 सालों में परिवर्तन आया, ये परिवर्तन अभूतपूर्व है। किसी भी समय के बिंदु पर ऐसा परिवर्तन दिखा नहीं है। इतना वॉल्यूम व्यापार का किसी भी समय के बिंदु पर दोनों देशों के बीच में नहीं हुआ है। तो यहाँ लेखक ने बहुत ही अच्छी सकारात्मक बात को हाईलाइट किया है, जिसमें कहा है कि बायलैटरल ट्रेड यानी कि द्विपक्षीय व्यापार, इंडिया यूएस ऑल टाइम हाई। यहाँ कुछ आंकड़ों को लेकर लेखक ने अपनी बात को पुष्टि देने का प्रयास किया है और उस आंकड़ों के तहत कहा जा रहा है कि 2019 तक 5 वर्षों में 2019 तक यानी कि 2013 से, या आप समझ लीजिए 2014 से 2019 तक का जो व्यापार है वो लगभग बढ़ के हो गया 146 बिलियन US डॉलर। इट्स अ टू वे बायलैटरल ट्रेड। ठीक है, और अभी भी इस आंकड़े को हमें आगे बढ़ाना है और कहा जा रहा है कि दोनों देश अगर बहुत ही अच्छी तरीके से कोऑपरेट करें, दोनों देशों में अच्छी तरीके से नीति निर्माण हो, तो भविष्य में यह ट्रेड 500 बिलियन का मार्क क्रॉस कर सकता है। 500 बिलियन US डॉलर तक द्विपक्षीय व्यापार पहुंच सकता है भारत और यूएस के बीच में। और अगर जिस गति से आज हम लोग बढ़ रहे हैं, अगर इसी गति से अनुमान लगाया जाए, देन वी कैन रीच बाय 2036 2036 तक हम लोग 500 बिलियन ट्रेड का जो मार्क है, जो कि एक माइलस्टोन समान मार्क है, सीमा चिन्ह रूप मार्क है, हम उसे आसानी से क्रॉस कर सकते हैं इन अ बायलैटरल ट्रेड। तो इतना पोटेंशियल है दोनों देशों के बीच में, और ये ट्रेड से दोनों देशों को ही फायदा होने वाला है। दोनों की कंपनियों को पैसे मिलेंगे, दोनों देशों में पैसे जाएंगे, वहाँ के अर्थतंत्र में पैसे घूमेंगे, तो उससे और जो है एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट होगी, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो गरीबी का स्तर नीचे आएगा, गरीबी का स्तर नीचे आएगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर आएगा, अल्टीमेटली इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल होगा। तो ये पूरा मुद्दा है, ये पूरी रणनीति है। और अगर आज के ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ रेट की बात करें, तो हम लोग 2014 से 2019 तक दोनों देशों के बीच में, हम लोग यानी कि भारत और यूएस के बीच में जो ट्रेड है वो 7.7% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ा है, CAGR 7.7% से। अगर यही गति से हम लोग बढ़े, देन बाय 2036 वी कैन रीच अप टू द माइलस्टोन ऑफ $500 बिलियन ट्रेड, $500 बिलियन बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूएस। तो ये पोटेंशियल है दोनों देशों के बीच में। अब जो नीति निर्माणकार है, दोनों देशों के जो नेतृत्व है, उनको अब तय करना है कि किस तरह से सहकार जो है वो एक दूसरे देशों के साथ लिया जाए। और ये जो सारी बातें हैं, ये सारी बातें थियरी की है, ठीक है, यह पन्नों में छपी है, तो उसको कैसे प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट किया जाए वो अब दोनों देशों के नेतृत्व को डिसाइड करना है। अकॉर्डिंगली उनको ऐसी पॉलिसियाँ घड़नी है, ऐसी पॉलिसियों का निर्माण करना है जो कि दोनों देशों के बीच में ट्रेड को और बढ़ावा दे और प्रोत्साहन दे, ना कि उसे चेक करे, उसे बाहर करे या उसे रोके। तो ये पूरी बात है। आगे लेखक ने एक बहुत ही अच्छी ब्लूप्रिंट दी है, और इस ब्लूप्रिंट के तहत 7 मुद्दों को यहाँ आइडेंटिफाई किया है। 7 मुद्दों को आइडेंटिफाई करके लेखक ने एक एक मुद्दे को विस्तृत रूप से समझाया है कि कैसे प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक मुद्दे में भारत और यूएस आगे बढ़ सकते हैं, कैसे दोनों के बीच में कोऑपरेशन बढ़ सकता है, कैसे दोनों के बीच में कोऑपरेशन और क्लोज हो सकता है। तो वो पूरी बात को हमने यहाँ आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए एक स्मार्ट आर्ट का सहारा लिया है, और ये स्मार्ट आर्ट के तहत ही हम लोग यह पूरी चर्चा देखेंगे। देखिए, उसके तहत सर्वप्रथम है कोलैबोरेटिव रिस्पॉन्स टू द पेंडेमिक। आज हमें मालूम है कि कोरोना का माहौल है, पूरे विश्व में अफरा तफरी फैली हुई है। अभी 2020 में ही पूरे विश्व ने लॉकडाउन भी देखा, इकोनॉमिक लॉकडाउन, बहुत सारी खुमारी हुई, जाने गई, ठीक है। तो ऐसे माहौल में सबसे प्रथम मुद्दा तो यही रहेगा, आज की जो ज़रूरियत है, आज की जो अनिवार्यता है,
आज की जो इमरजेंसी है वो है एड्रेस टू पेंडेमिक, जो आज के समय एक प्रकार का भय माना जाता है या एक प्रकार से कहा जाता है कि यह एक अनियंत्रित है, इसे रोकना नियंत्रण के बाहर है। तो यहाँ लेखक ने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है कि देखो, भारत जो है वो आज कोरोना वैक्सीन का एक ग्लोबल हब बन रहा है, ग्लोबल हब की तरह वो उभर रहा है। और हमने काफ़ी सारे न्यूज़ में भी देखा कि भारत ने लगभग 17 राष्ट्रों में 17 राष्ट्रों में 70 नेशंस में 5.8 मिलियन डोजेस पहुंचा दिया है, साथ ही में भारत में भी बहुत ही तेजी से वैक्सीनेशन आगे बढ़ रही है। हालांकि तेजी से कहना वो थोड़ी अतिशयोक्ति रहेगी, थोड़ी सी कम तेजी से जा रही है, मगर हम लोग दिन प्रतिदिन उसमें प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ लेखक ने क्या कहा कि देखो, अमेरिका और भारत यह इस कोरोना को पछाड़ने में, कोरोना को हराने में भी एक साथ काम कर सकते हैं। ये पूरी दुनिया के हित में होगा। और कैसे काम कर सकते हैं? तो सबसे प्रथम तो यहाँ आज के समय भारत और यूएस की जो हेल्थ कोऑपरेशन है उसे हम लोग रिवाइव कर सकते हैं, जो पिछले कई सालों से ऐसा ही पड़ा है, तो हम उसे फिर से रिवाइव कर सकते हैं। साथ ही में अगर अमेरिका को भी वैक्सीन बनानी है, अगर उनको भी वैक्सीन चाहिए, तो हम लोग दोनों ऑप्शन से उसको दे सकते हैं। अगर उसको इंडियन मेड वैक्सीन चाहिए देन वी कैन प्रोवाइड देम। अगर उनको उनकी टेक्नोलॉजी से बनी वैक्सीन चाहिए तो हम वो भी बना सकते हैं। मात्र और मात्र मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगा, टेक्नोलॉजी उनकी होगी। तो कई सारे ऐसे पहलू है जिसकी मदद से दोनों के बीच में सहकार बढ़ सकता है पेंडेमिक को खत्म करने में। प्लस यहाँ पब्लिक सेक्टर की भी बात है। पब्लिक सेक्टर या पब्लिक हेल्थ सेक्टर कहना उचित रहेगा। पब्लिक हेल्थ सेक्टर ये भी महत्वपूर्ण है, और दोनों देश साथ में कोऑपरेट करके दोनों देशों के जो पब्लिक हेल्थ सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उसको अच्छा बना सकता है। हालांकि इसमें अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है इन कंपैरिजन टू इंडिया, तो यहाँ भारत को ज़्यादा फायदा मिल सकता है। भारत अमेरिका का उपयोग करके, उसका लाभ लेके, दोनों देशों के बीच में जो संबंध है उसका लाभ लेके भारत भी अपना पब्लिक हेल्थ सेक्टर या उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे एनहेंस कर सकता है, उसे बढ़ा सकता है। साथ ही में यहाँ वैक्सीन को लेकर अगर बात करें तो वैक्सीन की शिपिंग में, मैन्युफैक्चरिंग की तो बात हमने कर ली, उसके बाद शिपिंग आएगा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। ठीक है, तो यह सारे मुद्दों पर दोनों देश क्लोजली कोऑपरेट कर सकते हैं और अपने नागरिकों का टीकाकरण जल्दी से जल्दी करवा सकते हैं। साथ ही में अन्य देशों को भी मददरूप साबित हो सकता है जो कि आर्थिक रूप से थोड़े दुर्बल है, टेक्नोलॉजी की दृष्टि से थोड़े पछात है। तो ये रहा पहला मुद्दा जिसमें पेंडेमिक को टैकल करने में दोनों देशों को साथ में आगे बढ़ना है। प्लस दूसरा मुद्दा है मैक्रो ट्रेड आर्किटेक्चर। यस, यानी कि दोनों देशों के बीच में ट्रेड, दोनों देशों में ट्रेड यानी कि व्यापार। कई सारे ऐसे रास्ते हैं जिनसे दोनों देशों के बीच के व्यापार को बूस्ट मिले, दोनों देशों के बीच के व्यापार को हम लोग जो है फ्लरिश कर सके। काफ़ी सारे हैं जिसमें सर्वप्रथम है, कई बार हमने न्यूज़ में भी सुना है, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, जिसे शॉर्ट में GSPS कहा जाता है। तो अमेरिका भारत को यहां रख सकता है, भारत को यह पद दे सकता है। और जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस में पद लेने का या पद मिलने का सीधा सा मतलब ये है कि भारत की जो चीजें हैं, गुड्स एंड सर्विसेज,
उसके ऊपर ड्यूटी बहुत ही कम लगेगी, यानी कि लेस, विच विल रिजल्ट इन द कॉम्पिटिटिव प्राइस ऑफ इंडियन गुड्स इन द अमेरिकन मार्केट। यानी कि अमेरिका के बाजार में भारत के जो भारत की चीज वस्तुएं है, जो भारत का माल सामान है, वो बहुत ही किफ़ायती दामों में मिल सकता है, क्योंकि उसके ऊपर ड्यूटी कम लगेगी, क्योंकि हम लोग अमेरिका के जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस लिस्ट में शामिल है। अगर यहाँ नहीं हुए, अगर यहाँ से हम लोग बाहर निकले, देन ये जो ड्यूटी है, जो हमें आज तक इम्यूनिटी मिलती थी यह लिस्ट के तहत, वो इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी, ड्यूटी बढ़ जाएगी, तो अमेरिका की बाजार में भारतीय चीज वस्तुएं टिक नहीं सकेगी। परिणाम, भारत की बिक्री कम होगी, भारत में कम पैसे आएंगे, मुनाफा कम होगा, इत्यादि इत्यादि। यानी कि एक एडवर्स इफेक्ट जो है शुरू हो सकती है। ठीक है, तो ये यहाँ जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस की बात है। कई जो है दिनों पहले हमने देखा था कि अमेरिका ने, यानी कि ट्रंप शासन ने ही भारत को कैसे जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस में से निकल दिया था। तो ये भारत के लिए अपने आप में बहुत ही सकारात्मक समाचार थे। मगर यहाँ लेखक ने बोला है कि अब बाइडेन प्रशासन जो है वो इसे फिर से रिव्यू कर सकता है, भारत की स्थिति को जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ रेफरेंस में फिर से रिव्यू कर सकता है। प्लस यहाँ लेखक ने यह भी आशा जताई है कि दोनों देशों के नेतृत्व एफटीए के बारे में अब सोचे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में सोचे। ये दोनों देशों के हित में है, दोनों अर्थतंत्रों के हित में है। एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। टैक्स फ्री ट्रेड बिटवीन बोथ द नेशंस इज एक्चुअली कॉल्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। कोई भी प्रकार की ड्यूटी नहीं लगेगी, जो यहाँ हमें देखने को मिली। अगर दोनों देशों के बीच में एफटीए हो गया, देन इट्स फ्री फॉर अ गुड ऑफ एनी कंट्री, कि वो किसी भी और देश में जाए और वहाँ वो बिक जाए। ठीक है, उसमें कोई, उसके ऊपर कोई ज़्यादा सेस नहीं लगेगा, कोई ज़्यादा कर नहीं लगेगा। तो लेखक ने यहाँ दो पॉसिबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई किया है। कहा है कि सबसे प्रथम तो जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस में भारत आ जाए तो भारत की चीज़ वस्तुएं ड्यूटी फ्री होगी, आसानी से अमेरिका के बाजार में मिल सकती है, किफ़ायती दामों में मिल सकती है और बिक सकती है। साथ ही में दोनों देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी आज समय की मांग है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना ही चाहिए और दोनों देशों के नेतृत्व को इस दिशा में सोचना चाहिए। तो ये रहा दूसरा मुद्दा। अब अगर तीसरे मुद्दे की बात करें तो इन द एरिया ऑफ सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी में देखिए, वैसे तो हेल्थ भी आता है, एजुकेशन भी आता है, एम्प्लॉयमेंट भी आता है, मगर यहाँ मात्र और मात्र एम्प्लॉयमेंट के दृष्टिकोण से हमें देखना है। एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, हमें मालूम है कि कंसिडरेबल अमाउंट में भारत के जो नागरिक है, चाहे वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, चाहे वो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया हो, वे अमेरिका में काम कर रहे हैं, अमेरिका में रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। हजारों की तादाद में है, लाखों की तादाद में है। ठीक है, तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने क्या करना होगा कि एम्प्लॉयमेंट के अपने जो नॉर्म्स है वे थोड़े रिलैक्स करने होंगे, जो कि ट्रंप प्रशासन ने थोड़े कड़क किए थे। जैसे मैं मालूम है कि जो H1B वीज़ा की कंट्रोवर्सी थी वो बहुत ही विवादास्पद रहा पूरे ट्रंप शासन के दरमियान, और ट्रंप धमकी ही देते रहे कि भाई मैं H1B वीज़ा खत्म कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और कुछ हद तक उन्होंने किया भी आंशिक रूप से। मगर उसके रिपरकशंस जो है वो अमेरिका के पूरे अर्थतंत्र के ऊपर बहुत ही खराब पड़ते हैं अगर वो पूर्ण रूप से ट्रंप ने वो लागू किया होता तो। क्योंकि मैक्सिमम जो इंटेलेक्चुअल्स है वे दरअसल भारत से आते हैं अमेरिका में। अगर आईटी इंडस्ट्री की बात करें तो 70% भारत से ही आते हैं। मगर अलग अलग सेक्टर्स की बात करें या अलग अलग क्षेत्रों की बात करें तो जो इंटेलेक्चुअल्स है वे अमेरिका के बाहर से है, इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है, चाहे वो फिर पाकिस्तानी हो या अफगानी हो या बांग्लादेशी हो या भारतीय हो। ठीक है, मगर वहाँ इंटेलेक्चुअल्स जो है या कोई अन्य यूरोपियन देशों से कोई ताल्लुक रखता हो, कोई चीनी हो, क्योंकि हमें मालूम है कि चीन और अमेरिका भी बहुत ही क्लोजली जो है कनेक्टेड है ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ ट्रेड। ठीक है, अगर व्यापार के दृष्टिकोण के ऊपर देखें तो भारत से ज़्यादा करीब चीन है यूएस से। ठीक है, तो यहाँ इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी है वो बाहर के लोगों की है। तो अगर भारत और यूएस की बात की जाए तो यूएस को क्या करना है, अपने एम्प्लॉयमेंट नॉर्म्स जो है उसे रिलैक्स करना है ताकि इंडियन डायस्पोरा को वहाँ थोड़ा फ़ायदा मिल सके। प्लस
यूएस को अपने लेबर लॉज में भी थोड़ा रिफॉर्म लाना है। यूएस टू अमेंड लेबर लॉज which will ultimately result in a fruitful situation for Indian diaspora। ठीक है, तो ये सारी बात है। और इस तीसरे मुद्दे से अगर सोशल सिक्योरिटी के तहत जो काम करे भारत और अमेरिका दोनों एक साथ, तो भारत में जो लोग भारत से अमेरिका गए हैं उनको बहुत ही फ़ायदा हो सकता है और आगे चलकर उनकी पीढ़ियों को भी यहाँ फ़ायदा मिल सकता है। प्लस दोनों देशों के बीच में एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट्स भी होने चाहिए। ठीक है, जैसे आमतौर पे अलग अलग एग्रीमेंट्स होते हैं, ट्रेड के होते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के होते हैं, या अन्य कोई भी चीज़ के, वैसे ही एम्प्लॉयमेंट के भी दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट होने चाहिए ताकि वास्तविक परिस्थिति हम लोग जान सके। प्लस हमारी जो नीतियाँ हैं वो भी अच्छी तरीके से उस पर्टिकुलर क्षेत्र में लागू हो सके। पर्टिकुलर क्षेत्र यानी कि एम्प्लॉयमेंट का पर्टिकुलर क्षेत्र उसमें लागू हो सके। तो ये पूरी बात है। तो ये रहा तीसरा मुद्दा। अब अगर चौथे मुद्दे की बात करें तो डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर। यस, हमें मालूम है कि डिफेंस और एरोस्पेस में अमेरिका जो है वो पायनियर है। ठीक है, यह टेक्नोलॉजी का बहुत ही प्रचुर मात्रा में यहाँ डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल तो नहीं कह सकते मगर डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी जो है वो विकसित हुई है बहुत ही प्रचुर मात्रा में। और उसमें नासा का भी योगदान है, अमेरिकन मिलिट्री का भी योगदान है, अमेरिकन नेवी का भी योगदान है और अन्य अमेरिकन साइंटिस्टों के भी योगदान है। तो इसी की वजह से आज डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में भी भारत और अमेरिका के बीच में बहुत ही अच्छे संबंध बन सकते हैं। देखते हैं कैसे बनेंगे संबंध वो। देखिए, यहाँ लेखक ने बोला है कि बहुत ही अच्छी बात बोली है। लेखक को मालूम है कि भारत में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम लोग वो सारा सामान, सारी चीज़ें यहाँ बना सके। तो लेखक ने क्या बोला कि ऐसा कोऑर्डिनेट करना है, ऐसा कोऑपरेट करना है कि जो टेक्नोलॉजी है वो यूएस की आए और मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो, जिससे मेक इन इंडिया को भी बूस्ट मिलेगा। मेक इन इंडिया, साथ ही में हमारा डिफेंस सेक्टर, एरोस्पेस सेक्टर भी थोड़ा मजबूत होगा। साथ ही जो टेक्नोलॉजी है वो भी हमें मिल सकती है। ठीक है, कई सारे फायदे हैं। साथ ही में एम्प्लॉयमेंट भी हम लोग यहाँ अच्छी तरीके से जनरेट कर सकते हैं, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। जीडीपी में भी हमें फ़ायदा मिल सकता है, नेशनल इनकम में भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये सारे बिंदु है जिसके तहत हम लोग ये बात कर सकते हैं। साथ ही यहाँ डिफेंस के साथ एरोस्पेस की भी बात हुई है। तो इसरो की जो उपलब्धियां हैं वो पूरा विश्व देख रहा है। सिंस द इंसेप्शन ऑफ इसरो इन द डिकेड ऑफ 1960, ठीक है, तो तब से पूरा विश्व देख रहा है इसरो को, इसरो के काम को, इसरो के सक्सेस रेट को। और काफ़ी हद तक सारे लोग प्रभावी भी है, चाहे वो देश हो चाहे वो अन्य स्पेस एजेंसी हो, सिवाय के नासा। क्योंकि नासा आमतौर पे इसरो की तरक्की के ऊपर जो है उसको जो है एक प्रकार का द्वेष है। ठीक है, आप समझिए कि वो जेलसी करता है इसरो की अचीवमेंट्स की। तो यहाँ नासा को हम लोग छोड़ देंगे, वो एक अपवाद है, मगर अन्यथा इसरो का काम बहुत ही अच्छा है। वो अमेरिका को एज ए नेशन पता है। तो यहाँ इसरो का काम की वजह से एरोस्पेस के सेक्टर में भी हमारे पास बहुत ही चुनौतियाँ हैं। बहुत ही विकल्प है। चुनौतियाँ यहाँ बोलना उचित नहीं है। There are many options that we can explore by the close cooperation of India and United States in the very specific aerospace sector. ठीक है, तो इस तरह इस सेक्टर में कोऑपरेशन की मदद से को प्रोडक्शन हो सकता है। और ये को प्रोडक्शन मात्र और मात्र कोऑपरेशन से ही शक्य है। अगर अच्छा सहयोग होगा तो साथ में चीज वस्तुओं का उत्पादन होगा। अगर अच्छा सहयोग ही नहीं होगा तो ये
बात हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ सबसे प्रथम प्री रिक्विसाइट चीज है कोऑपरेशन। कोऑपरेशन विल रिजल्ट इन को प्रोडक्शन। तो इस तरह हम लोग डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में दोनों देश साथ में मिलकर काफ़ी वृद्धि कर सकते हैं, काफ़ी विकास कर सकते हैं भविष्य में। फिर उसके बाद देखें तो पांचवा मुद्दा है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज कोऑपरेशन। यस, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज कोऑपरेशन। देखिए, अमेरिका बड़ा राष्ट्र है, आर्थिक रूप से मजबूत है, पूर्ण विकसित राष्ट्र है और अभी भी उसकी जो विकास की यात्रा है वो निरंतर चल रही है। तो उससे वहाँ का जो स्ट्रक्चर होता है, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, उसमें कोई चेंज नहीं आता। वो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर भारत के जैसा ही होता है। जैसे भारत में भी काफ़ी संख्या में, काफ़ी तादाद में हमें स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइज मिलते हैं जो कि बहुत ही कम पूंजी से शुरू होते हैं, मेनली ट्रेडिंग का बिजनेस करते हैं। तो वैसे ही अमेरिका में भी ऐसे सैकड़ों है, कई सारे एसएमई है, कई सारे। ऐसा नहीं है कि अमेरिका बड़ा देश है तो यहाँ सारे, वहाँ सारे जो कॉर्पोरेट्स होंगे वे बड़े ही होंगे, ठीक है जी नहीं। भारत के जैसा ही उसका स्ट्रक्चर है, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। भारत में जितनी तादाद में ये मिलते हैं स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइज, उतनी तादाद में अमेरिका में भी मिलते हैं। तो यहाँ लेखक का क्या कहना है कि दोनों देश साथ में मिलकर यह एसएमई के लिए कुछ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के देश में एसएमई पाए जाते हैं। और उसके तहत लेखक ने दो चीजें अच्छी बोली, जिसमें कहा कि अमेरिकन एसएमईज के लिए भारत में बहुत ही सारी, ढेर सारी चुनौतियां हैं, ठीक है। यहाँ वो आए, अपना व्यापार शुरू करे, बिजनेस करे, यानी कि एक प्रकार से इन्वेस्ट करे, इन्वेस्ट अपॉर्चुनिटी। और साथ ही में यहाँ इन लोगों को, अमेरिकन एसएमईज को फंड भी मिल सकता है, फंड फ्रॉम इंडिया। भारत को क्या फायदा होगा? भारत में उत्पादन होगा, भारत को टैक्स मिलेगा, भारत के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। अगर एम्प्लॉयमेंट मिली तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर आएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और गरीबी जो है उसका उन्मूलन होगा। तो चौतरफी फायदे हैं भारत के पास। तो इस तरह भारत और अमेरिका साथ में मिलकर स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइज को भी बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम सुदृढ़ बना सकते हैं, एकदम दुर्बल से आप समझ लीजिए कि एकदम सबल बना सकते हैं। तो ये पूरी बात है। और यहाँ यूएस इंडिया सीईओज फोरम भी स्टार्ट हो सकता है। यहाँ लेखक ने बहुत ही अच्छी बात बोली, यूएस इंडिया सीईओ फोरम, इट कैन बी सेटअप, ठीक है। और ये सेट करके यहाँ यह चीज़ों को एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है, जो चीज़ें आज मात्र और मात्र किताबी है। अगर उसको वास्तविकता में तब्दील किया गया तो दोनों देशों के लिए मुबलक फ़ायदा है, दोनों देशों के लिए बहुत ही प्रचुर मात्रा में फ़ायदा देखने को मिलता है, ऐसी लेखक को आशा है। तो ये रहा जो है पांचवा मुद्दा। अब उसके बाद देखें, यानी कि सिक्स्थ, तो हमें देखना है कि क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज। यस, जैसे पेंडेमिक आज के दिन की अनिवार्यता है, वैसे ही क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज निरंतर रूप से आज के दिन की अनिवार्यता है पिछले कई दशकों से। क्योंकि हमें मालूम है कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस होते गए, वैसे वैसे हम हमारे क्लाइमेट को बहुत ही बिगड़ते गए। क्योंकि कार्बन एमिशंस होता है, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स होता है, विदाउट ट्रीटमेंट हम लोग वो जो काला धुआं होता है वो हवा में छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वायु प्रदूषण भी होता है। और आज ग्लोबल वार्मिंग का खतरा हमारे सर के ऊपर मंडरा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। और ऐसा कोई एक रिपोर्ट ने नहीं कहा, सारे रिपोर्ट यही कहते हैं, सारे देशों में यही चर्चा हो रही है। तो यहाँ आज के समय ये फील्ड में कोऑपरेशन अपने आप में बहुत ही एक अच्छी बात है। क्लीन एनर्जी में विच मीन्स रिन्यूएबल्स, जो कि त्वरित ही रिन्यू भी हो सके, और साथ ही में जो और उसकी जो प्रिंट्स है, कार्बन फुटप्रिंट्स, वो भी उसमें से कम बाहर निकले। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा मुद्दा है। यहाँ लेखक ने कहा कि दोनों देशों के बीच में यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एनर्जी फोरम को सेटअप कर सकते हैं, जो कि
इसी क्षेत्र में काम करेगा दोनों देशों के वती, ठीक है, और बहुत ही अच्छा काम करेगा। साथ ही हमें मालूम है कि आज हमें पूरी दुनिया को कार्बन फ्री बनाना है, हमें ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करना है, हमें ग्रीन इकोनॉमी को प्रमोट करना है, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जीज को एक्सप्लोर करना है, अदर ऑप्शंस देखने हैं, अदर अल्टरनेटिव रिन्यूएबल एनर्जीज देखनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यह फोरम के द्वारा दोनों देशों के बीच में जो तय की जाएगी और इससे दोनों देशों को फायदा हो सकता है। बोथ टू बी बेनिफिटेड, बोथ टू बी बेनिफिटेड। इसमें कोई एक देश का या दो देश की बात नहीं है, यहाँ सारे देशों को फायदा हो सकता है। साथ ही में ग्लोबल वार्मिंग जो है उसको भी कम करने में हमें फायदा मिल सकता है। और हमारे जो कमिटमेंट्स है, चाहे वो पेरिस क्लाइमेट के हो या चाहे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हो, तो उन कमिटमेंटों तक भी हम लोग बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। वैसे कमिटमेंट अमेरिका की दृष्टि से वो उनका प्रश्न है, क्योंकि ट्रंप के प्रशासन में काफ़ी कन्फ्यूजन्स फैल गया था कि क्या हम लोग कमिटमेंट के साथ है, क्या हम लोग कमिटमेंट से पीछे हट गए हैं। वैसे डोनाल्ड ट्रंप तो हट ही गए थे, क्योंकि वे और उनके सलाहकार ग्लोबल वार्मिंग को मानते ही नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से वे लोग पेरिस जो क्लाइमेट जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें जो तय हुआ था वो बातों से वे अब मुकर रहे हैं। मगर यहाँ बाइडेन प्रशासन एक समझू प्रशासन, एक परिपक्व प्रशासन है, तो वे ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। और लेखक को 100% विश्वास है कि वे क्लीन एनर्जी और ग्रीन इकोनॉमी की ही तरफदारी करेंगे, उसको ही बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो उस दृष्टि से यहाँ भारत और यूएस को भी एक स्ट्रेटेजिक एनर्जी रिफॉर्म या जो है फोरम बनाना है, एक रिफॉर्म लाके, और इस फोरम के तहत क्लोज कोऑपरेशन करना है इस पर्टिकुलर क्षेत्र में। तब जाके दोनों देशों को आगे चलकर फायदा हो सकता है और इसका फायदा पूरे विश्व को भी मिल सकता है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग का कम होना, ठीक है। तो ये रहा छठा मुद्दा। और उसके बाद का मुद्दा देखें जो कि आखिरी है, जिसमें कहा गया है कि पार्टनरशिप इन डिजिटल इकोनॉमी की बात की गई है। पार्टनरशिप इन डिजिटल इकोनॉमी, यस, ये भी आज का बहुत ही गर्म मुद्दा है, क्योंकि जैसे हमें मालूम है कि वी आर लिविंग इन अल्ट्रा मॉडर्न वर्ल्ड, और अल्ट्रा मॉडर्न वर्ल्ड में डिजिटलाइजेशन का जो प्रभाव है वो अभूतपूर्व है। मानवता ने अपने इतिहास में कभी भी आज जितना डिजिटल चीज़ों का प्रभाव है उतना कभी नहीं देखा मानवता के इतिहास में, ठीक है। तो आज का समय ही डिजिटल है, आज का युग डिजिटल है। तो यह क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच में बहुत ही सहयोग हो सकता है, दोनों देशों को फायदा हो सकता है, जिसमें से भारत के लिए अच्छी बात क्यों है, क्यों यूएस भारत को जो है भारत के साथ कोऑपरेट करेगा इस पर्टिकुलर क्षेत्र में, उसका जवाब है भारत की सिद्धियां। किस किस में? तो सबसे प्रथम रोबोटिक्स में, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, उसके बाद स्पेस में, उसके साथ देखें तो डेटा लर्निंग, उसके बाद मशीन लर्निंग, बिग डेटा एनालिटिक्स इत्यादि इत्यादि, ठीक है। तो भारत यह सारे क्षेत्रों में बहुत ही अच्छा कर रहा है। तो लेखक को आशा है कि यूएस जो है ये इसकी नोंद लेगा और भविष्य में यूएस भारत के साथ बहुत ही क्लोजली कोऑपरेट करेगा। साथ ही में यहाँ भारत को एक भी और भी फायदा मिल सकता है। भारत का जो आईपीआर है, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसका जो अनुपात है वो भी बढ़ सकता है। वैसे हमें मालूम है कि भारत बहुत ही काफ़ी पीछे है पेटेंट्स रजिस्टर करवाने में पूरे विश्व में। नंबर 1 अमेरिका है, नंबर 2 चाइना है। हालांकि इस साल चाइना ओवरटेक कर गया अमेरिका को, तो चाइना नंबर 1 है 2019 के तहत और अमेरिका दूसरे नंबर पर है, मगर भारत काफ़ी दूर है। तो यहाँ इस रेशियो में भी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के रेशियो में भी काफ़ी परिवर्तन हो सकता है, जो कि भारत के लिए सकारात्मक साबित हो। तो ये सारी बातें हैं, ये सारे क्षेत्रों को पहचान के लेखक ने बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे सामने रखने का प्रयास किया। एक प्रकार से हमें ब्लूप्रिंट ही दे दी कि भावी भारत और यूएस के संबंध कैसे होने चाहिए, कैसे हो सकते हैं। साथ ही में यहाँ अन्य भी ऐसा कई सारे क्षेत्र है जिसमें एजुकेशन शामिल है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट शामिल है, इनोवेशन है, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चरल ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी है, ठीक है। देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ द
पर्टिकुलर सेक्टर्स विच आर पोटेंशियल, और दोनों देशों के बीच में उसमें काफ़ी सारा जो है, अगर दोनों देशों मिल जाए, क्लोजली कोऑर्डिनेट करें, तो काफ़ी सारा फ़ायदा भी मिल सकता है। तो ये रही पूरी आज की चर्चा। अब बारी है आज के प्रश्न की, जो कि इसी सत्र के ऊपर आधारित है, जिसके तहत एक प्रश्न दिया हुआ है प्रिलिमिनरी का। भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे प्रथम, वर्ष 2019 तक भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार $149 बिलियन हो गया था। दूसरा वाक्य, वर्ष 2020 तक भारत अमेरिका व्यापार $300 बिलियन हो गया था। और तीसरा कथन, भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार को $500 बिलियन पहुंचाने में वर्ष 2036 हो जाएंगे, यानी कि 2036 तक हम लोग पहुंच पाएंगे उस आंकड़े तक। उपर्युक्त कथनों में से आपको सही विकल्प चुनना है, सही वाक्यों को चुनना है। नीचे ऑप्शन भी दिए हुए हैं, जिसके तहत ऑप्शन ए केवल 2 और 3 सही है, ऑप्शन बी केवल 1 सही है, ऑप्शन सी केवल 1 और 3 सही है, एंड ऑप्शन डी इज केवल 3 सही है। आपको इसका सही जवाब इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। हमारी तरफ से इसका सही जवाब इस सेशन के प्रीमियर होने के कुछ घंटों के बाद ही आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही में यहाँ से एक मेंस का भी प्रश्न निकलता है। ये हमने प्रीलिम का प्रश्न देखा था, जो कि एलिमेंट्री माहिती के साथ भरपूर था। अब अगर मेंस के प्रश्न की बात करें, तो ये रहा आपके स्क्रीन पर। भारत अमेरिका के द्विपक्षीय संबंध आने वाले समय में कैसे रहेंगे, साथ ही दोनों देशों का भावी सहकार कौन से क्षेत्रों में रहने वाला है, उसकी समीक्षा कीजिए। अगर इंग्लिश में मैं दोहराऊं तो, एनालाइज फ्यूचर इंडो यूएस बायलैटरल रिलेशंस एंड आइडेंटिफाई सेक्टर्स फुल ऑफ पोटेंशियल फॉर क्लोजर कोऑपरेशन बिटवीन द सेम। ठीक है, तो आपको एनालाइज करना है कि कैसे भारत और यूएस अलग अलग क्षेत्रोंवार आगे बढ़ सकते हैं। जो चीज़ें हमने यहाँ तपासी, वही चीज़ें आप यहाँ बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में लिख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपका आंसर यहाँ कंप्लीट हो सकता है। मेरी तरफ से भी आज इतना ही। हम लोग मिलेंगे कल इसी कार्यक्रम के तहत एक नए संपादन के लिए, एक नए अभ्यास व संशोधन के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ माउंट यूपीएससी।